नमस्कार, मुंबई के एशियाटिक लाइब्रेरी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ करेंगे जिससे शायद करोड़ों ईपीएफ खाता धारक निराश हो जाएं। दरअसल गुवाहाटी में ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक हुई जिसमें यह सिफारिश की गई कि 2021-22 के लिए ब्याज दर 8.1% रखी जाए। पिछले वित्तीय साल में पीएफ खाता धारकों को 8.5% की ब्याज दर दी गई थी। फैसले पर अभी वित्त मंत्रालय की मुहर लगनी बाकी है। इसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हमारे ईपीएफ पे 8.10% ब्याज दर अनुमानित आय और अनुमानित आय के मुकाबले के लिए हमने रिकमेंडेशन करी और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इतना करने के बाद भी हमारा जो सरप्लस होगा, हमारा सरप्लस 450 करोड़ रुपया होगा। जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट है ईपीएफ का, वो ये जो सिफारिश हमने करी है, हमारी सिफारिश करने के पीछे आधार ये है कि ट्रस्ट का पैसा सुरक्षित रहे, पर्याप्त सुरक्षा के साथ उच्च रिटर्न को संतुलित करते हुए विवेकपूर्ण निवेश के विकल्पों की तलाश करी जाएगी। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब इस हार पर मंथन करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई है। इससे पहले शुक्रवार को देर शाम गुलाम नबी आज़ाद के घर कांग्रेस के असंतुष्ट नेता जुटे। इनमें कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शिमला में इसका ऐलान किया। हिमाचल में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी शिमला में नगर निगम का चुनाव भी लड़ेगी। और एक हिमाचल के अंदर जो काम होने चाहिए थे उन कामों को आगे बढ़ाया जाए। विधानसभा के अंदर आज मैंने डिक्लेयर किया कि आम आदमी पार्टी 68 सीटें 68 सीटें सभी पे लड़ेगी, एक भी सीट को हम छोड़ेंगे नहीं। और हिमाचल के अंदर पूरा फोकस करेंगे जैसे पंजाब में किया था। जैसे पंजाब में जीत दर्ज कराई है ऐसे हिमाचल के अंदर हम राजनीति को वोट नहीं मांगे। जनता दुखी हो चुकी है राजनीतिकों से, बीजेपी की राजनीति से, कांग्रेस की राजनीति से। एक बार कांग्रेस को वोट देते हैं, एक बार बीजेपी को वोट देते हैं, कुछ काम होता नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता और भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने आपकी सरकार बनाने का दावा पेश किया जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर 16 मार्च को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कलां में होना है। इससे पहले कल केजरीवाल और भगवंत मान अमृतसर में रोड शो करेंगे। दोनों नेता हरमिंदर साहिब, जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और वाल्मीकि धाम भी जाएंगे। आज पंजाब के राज्यपाल साहब नूं मिल के समर्थन पत्र जिहड़ा 91 विधायकों का वो असीं सौंपिया ते उन्होंने खिड़े मत्थे इनू प्रवान किया ते 16 मार्च नू 12:30 बजे खटकड़ कलां विखे सौं चुक समागम होगा। 16 मार्च नू 12:30 बजे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कथित फोन टैपिंग और पैसे लेकर पुलिस ट्रांसफ़र करने के मामले में पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल यह आरोप लगाया था कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में कुछ नेता पैसे लेकर पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफ़र करते हैं। मुझे पुलिस की ओर से सीआरपीसी 160 का नोटिस मिला है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने नोटिस भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बीकेसी साइबर सेल में बुलाया है। फडणवीस का कहना है कि बदले की भावना से ये सब किया जा रहा है। और जब ये सारा अपना घोटाला बाहर आया तो इस सरकार ने, चूंकि मामला तो सीबीआई के पास था, तो इस सरकार ने विंडिक्टिव एटीट्यूड से एक गुना यहां पर दाखिल किया
कि ये सारी चीजें बाहर कैसे आई, इससे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन होता है। फडणवीस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ समय बाद ही गृह विभाग की ओर से जानकारी आई कि अब उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं आना पड़ेगा, बल्कि पुलिस के अधिकारी उनके घर जाकर जानकारी लेंगे। फडणवीस ने भी बाद में ट्वीट कर बताया कि अब वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे और वो दिन भर अपने घर पर मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा बना हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से लगातार महाराष्ट्र के कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार भी अब जवाब देने के मूड में नजर आ रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। राजधानी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। गोकुलपुरी की झुग्गियों में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई और 33 घर जलने की वजह से कई परिवार बेघर हो गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी गांव में इसी जगह पर बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग रहते थे। शुक्रवार रात करीब 1 बजे जब लोग नींद की आगोश में थे तभी भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि झुग्गी में रहने वाले कई लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। करीब 33 झुग्गियाँ यहाँ पर जली हैं। ये देखिए तमाम जो झुग्गियाँ हैं वो जलकर खाक हो गई हैं। खास बात ये है कि जब इस आग पर सुबह 4 बजे काबू पाया गया तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ से 7 शव बरामद किए। आग लग गई थी हमारे यहाँ, बच्चे लेके हम खाली सर भागे। अच्छा। और सारा हमारा जल गए, पैसे कौड़ी सब जल गए, वो सारा पूरा जल गया। अच्छा ये बताइए कि जिन लोगों की मौत हुई है वो कौन लोग हैं? वो हमारी बहन है, हमारी बहन थी, उसके घर में 5 लोग की मौत हुई। 5 लोग की मौत हो गई और कुछ भग पाया, कुछ नहीं भग पाया, सब उसी में रह गए। सारे मतलब इसी परिवार के हैं? हाँ, एक ही परिवार के थे, वो एक ही घर के थे, वो जो 5 लोग मर गए। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कई घंटों की मशक्कत के बाद सुबह 4 बजे आग पर काबू पाया गया। हादसा क्यों और कैसे हुआ इसकी जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक कुल 33 झुग्गियां जली हैं। दिल्ली सरकार ने सभी के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मरने वालों में जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं उन्हें 10 लाख रुपए और मरने वाले बच्चों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं जिनकी झुग्गियों में आग लगी है उनको 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। हर बड़े आदमी की मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बच्चे की मौत पे 5-5 लाख रुपए और जिनकी झुग्गियां जली है हर झुग्गी जलने वाले को 25-25 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यूक्रेन में जारी रूसी सेना के हमले के बारे में, जहां पर रूस की सेना अब कीव से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देखते रहिए सिटी एक्सप्रेस शो। यूक्रेन में रूसी हमले का आज 17वां दिन है और रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है रूसी सेना। कीव शहर की घेराबंदी और तेज हुई है। कीव के आसपास बमबारी की खबर है। राजधानी के करीब इरपिन, होस्टोमेल में भी रूसी हमले हुए हैं। यूक्रेन के कई और शहरों में भी रूसी सेना ने हमला बोला है। कुछ पश्चिमी शहरों में पहली बार हमले हुए हैं। इनमें डेनिप्रो शहर शामिल है। मारियोपोल में लगातार रूसी हमले जारी हैं। मारियोपोल शहर का बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया है। बीती रात रूसी सेना ने यूक्रेन के कुछ पश्चिमी शहरों को निशाना बनाया। आप यूक्रेन के नक्शे पर देख सकते हैं कि किस तरह लिविव के पास पश्चिम के लुटस्क और इवानो-फ्रांकिव्स्क शहर को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा डेनिप्रो में भी रूस के हमले हुए हैं। इसके अलावा खेरसों के पास माइकोलिव में भी रूस की सेना की ओर से हमले हुए हैं। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।